कई सारी एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक शहर है जो सबकी मेजबानी करता है। जैसे आपके शहर में, आपके उत्तर प्रदेश में अधिकांश आयोजन देखिए नोएडा, लखनऊ, इन सारे स्थानों पे होते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक होगा, सारी सुविधाएं होंगी, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। अब अधिकतर मुख्यालय आप देखेंगे तो जेनेवा में आपको मिलेगा जो वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी कोई ऐसा कारण नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा खुश हैं लोग, ठीक है। वो एक जो संयोग ही है, संयोग नहीं है, एक जो डिमांड होती है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की, वो वहाँ पे पूर्ति उसकी हो जाती है। चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, तमाम मुख्यालयों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, तो हर दृष्टिकोण से वो ठीक होता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता इकट्ठा हों और कोई घटना हो जाए तो जो है सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, ठीक है। तो यही कारण है, बाकी कोई खास कारण नहीं। और किसी कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए हेडिंग डालिए। आज नया टॉपिक है, कल कुछ बचा तो नहीं था ना, उसमें हो गया था ना। तो आज नया टॉपिक है महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल का तापमान। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या है महासागरीय जल, जल के ताप को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। तीसरी रूपरेखा इसकी होगी तापमान का वितरण। ताप का वितरण। ताप का वितरण हम लोग दो तरीके से देखेंगे, एक क्षैतिज रूप से और एक ऊर्ध्वाधर। इन्हीं तीन बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग महासागरीय जल के ताप के बारे में जानकारी देखेंगे। जो तुम्हारी कॉपी वहाँ दे दी गई, क्या नाम है तुम्हारा? नीतू यादव। और तुम्हारी कॉपी अमित के पास से बाद में ले लेना। जिन लोगों को कॉपी नहीं मिली वो बाद में अपना जाके अमित के पास ले लेंगे। जो महासागरीय जल का तापमान जो है, बना ली इसको, और बना लो तो एक फॉर्मेटिंग आपको पता चल जाएगा कि इसी लिमिटेशन में, इसी दायरे में हमको इस टॉपिक का अध्ययन करना है। जो ठीक है, बना लिए। उसके बाद एक एक पे थोड़ा सा हम जो है बात करेंगे और फिर लिखवाना शुरू करेंगे। लिख गया? नहीं दिख रहा है क्या? तो बंद कर दें, चमक आ रही हो तो। हाँ चलिए शुरू करें समझाना। सबसे पहली जो रूपरेखा में आपने लिखा है, जो फॉर्मेटिंग किया गया है कि महासागरीय जल का तापमान क्या है, इस बात का उत्तर वैसे तो बहुत सामान्य कि तापमान है भाई, तो तापमान है, हर जगह तापमान पाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन इसकी मूल बात यह है कि महासागरीय क्षेत्रों में तापमान कहाँ पे कितना है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। कहीं पे भी महासागरीय जल में अगर न्यूनतम तापमान है तो उसका प्रभाव क्या होगा वहाँ की जैव विविधता पे, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या पे, प्रजातियों की संख्या पे, या आसपास में जो देश स्थित हैं वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चक्रवात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी बातें तो एक तरफ हैं। जो दूसरी बात है कि महासागरीय जल में तापमान अलग अलग क्यों और किस कारण से पाया जाता है। दूसरा जो टॉपिक हम लोगों ने देखा है कि महासागरीय जल के ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं कि महासागरीय जल के ताप को प्रभावित करते हैं। यानी किसी स्थान पे अगर अधिक ताप है तो क्यों है, और किसी स्थान पे अगर कम ताप है तो क्यों है, और उसका इम्पैक्ट आसपास के देशों में
क्या है उसको हम लोग उदाहरणों के साथ में देखेंगे जो है, और इसको भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं कि जो महासागरीय जल के ताप को प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांशीय स्थिति, सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी तो जो है हर स्थान की लगभग एक ही होगी जो है, लेकिन सूर्य से दूरी भी आप लोगों को पता होगा कि बदलती रहती है। कई बार पृथ्वी से सूर्य के बीच में जो दूरी होती है, औसत दूरी तो मानी जाती है 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन न्यूनतम भी होती है, ठीक है, वो 14.7 के करीब होता है, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। और जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, यानी लगभग 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस जो है आपको दिख जाएगा उसकी दूरी में। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर सूर्य निकट होगा तो तापमान जो प्रभावित करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा प्रभावित करेगा इस क्षेत्र को, पृथ्वी को। और नज़दीक होगा तो ज़्यादा प्रभावित करेगा, और दूर होगा तो कम प्रभावित करेगा। ठीक है, इस प्रकार से तमाम सारे ऐसे बिंदु हैं, ठीक है, जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। जैसे महासागरीय जलधारा है, शीत जल उद्देलन की घटना है, भी आएगा तो बताएंगे कि क्या होता है शीत जल उद्देलन। ठीक है, ये सारे जो भी कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा देखेंगे जो मुख्य बात है कि एग्जैक्ट में तापमान ऊर्ध्वाधर रूप में, यानी अगर महासागर के जल में गहराई में अगर हम जाएं ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो कितने मीटर पे या कितने किलोमीटर पे तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, उस चीज़ को जानना है। और दूसरी चीज़ जानना है कि क्षैतिज स्तर पे अगर हम जाएं, ठीक है, क्षैतिज स्तर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर हम यात्रा करें, ठीक है, तो तापमान में क्या परिवर्तन आता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को देखना है जो है, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से जो। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा वगैरह लिखिए, उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो। हेडिंग वोडिंग कुछ नहीं डालना है, बस इसे डायरेक्ट लिखो। जब हेडिंग आप डाल दिए महासागरीय जल का तापमान, मुख्य हेडिंग जो टॉपिक आपका है वो यही है, महासागरीय जल का तापमान। तो लिखो इसमें थोड़ा सा, देखो महासागरीय जल का तापमान समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महासागरीय जल का तापमान समुद्र विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल सागरीय पादप समुदाय, यह न केवल सागरीय पादप एवं जंतु समुदाय, सागरीय पादप एवं जंतु समुदाय, सागरीय पादप और जंतु समुदाय, जंतु समुदाय को प्रभावित करता है, जंतु समुदाय को प्रभावित करता है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में स्थित देशों, बल्कि तटीय क्षेत्रों में स्थित देशों के आर्थिक क्रियाकलाप, तटीय क्षेत्रों में स्थित देशों के आर्थिक क्रियाकलाप को गहराई से प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाकलाप को गहराई से प्रभावित करता है। यही कारण है कि महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन, यही कारण है कि महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है, व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है, व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है। लिए महत्वपूर्ण, आप लोगों ने देखा होगा
कि कई ऐसे देश हैं कि जो उच्च अक्षांशों में हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट कनेक्ट है ना? तो जो है थोड़ा गूगल लेके आओ, थोड़ा बताएं आपको, विश्व के वर्ल्ड के मैप में हम लाने का प्रयास करें कि कैसे तापमान के कारण जो है कुछ, तुम लोग रहने दो यार, तुम लोग लड़ोगे तब तक हम ही कर लेंगे। ये ये चलो एक इमेज ही देख लेते हैं। वर्ड का को आ ही नहीं रहा है। कौन वाला? ये यही कुछ लग ही रहा है। चलो ठीक, इतने क्लियर आएगा। कहाँ आया यार, और छोटा हो गया। क्या खुल के आ गया? अब ये वाला डाउनलोड हो जाए तो बढ़िया है, कुछ अच्छा दिख रहा है। चलो इस डाउनलोड में कितना क्लियर आएगा ये देखने वाली बात है ना। हाँ आना चाहिए। इतना छोटा आएगा यार ये है। हाँ ठीक ठीक। इससे पहले तो हम बना ही डालते। चलो इसी में समझ जाओगे। अब फिर जूम करवा रहे हो, फिर वो गड़बड़ाएगा। दिख रहा होगा पीछे तक तो ठीक है, नहीं तो फिर बना ही डालें हम, वो आसान समझ रहे हैं हमें लग रहा है। चलिए दिख ही रहा होगा, जो देश वगैरह तो दिख ही जाएंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन थोड़ा आपको डार्क दिख रही यार, कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहता है। अब दिख रहा होगा ना? हाँ ये वाला थोड़ा क्लियर आया है। हैं? हाँ हाँ अब आ गया बस। अब दिख रहा होगा। अब इसमें ज़्यादा नहीं छेड़खानी करेंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा। देखिए अब इसमें अगर इक्वेटर देखेंगे, यानी भूमध्य रेखा अगर देखेंगे, तो ये आपकी इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर आप देखिए भारत के जस्ट नीचे जो, यानी कहाँ से निकलेगा बताओ? कहाँ हो? अच्छा ये यही निकल जाएगा। हाँ चलो ठीक, काट दें इसको। यार चल रहा था वो, तुम लोग गड़बड़ा दिए। इसको काट देते हैं। यस यस कर दें। तो यहाँ से यहाँ टेक्निकल आदमी हो यार। हाँ अब आ गया जो, अब कुछ नहीं ज़्यादा छूना होना है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा जो, यानी इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध जो। अब आप देखेंगे अगर, ये आपका रूस है, ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका रूस का क्षेत्र है जो,
देखिए रूस के अगर आप देखेंगे तो लगभग आधे क्या और आधे से कम हिस्से से ऊपर जो क्षेत्र है पूरा बर्फ से ढका हुआ है और जीवन वहाँ बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहीं पे देश देखेंगे, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है, ये पूरा हिस्सा ये ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये सारे देश हैं, ये सारे विकसित अवस्था में देश हैं। और इसी के पैरेलल आप देखेंगे तो इधर जो है जनजीवन नहीं है। आप इधर आ जाएंगे कनाडा में, तो कनाडा में भी यही हाल है, जनसंख्या ना के बराबर है, ऊपरी क्षेत्रों में, इन सारे क्षेत्रों में जनसंख्या ना के बराबर है जो, बल्कि यहाँ पे बढ़िया सब विकसित देश है जो, सेम अक्षांश है जो। तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यही है कि महासागरीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि यहाँ पे गर्म, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो गर्म रहता है जो, और बर्फ़ बिल्कुल नहीं ढक पाती है कि एकदम से बर्फ़ ढक गई वहाँ पे जीवन असंभव हो जाए जो। तो यहाँ पे एक जलधारा चलती है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक करके एक जलधारा चलती है, और इसी में कई जलधाराएं छोटी छोटी बढ़ जाती हैं जो। अब ये क्या करती हैं कि इधर से गल्फ स्ट्रीम के रूप में गर्म जल लेके अब इधर मुड़ के यहाँ पे पूरा गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होती हैं। जलधारा पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बढ़िया गर्म वाला माहौल बन जाता है, और गर्म होने के इन्वायरमेंट गर्म होने के कारण उसका प्रभाव ये होता है कि वहाँ पे जीवन आसानी से चल जाता है। और अच्छे विकसित अवस्था वाले देश हैं जो है ब्रिटेन, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया जो है। और कई आप ऐसे क्षेत्रों को भी देखेंगे कि जो विषुवत रेखीय प्रदेशों के आसपास हैं जो, लेकिन वहाँ पे समृद्धि नहीं है। तो वहाँ पे भी महासागरीय जल का बड़ा योगदान है, और महासागरीय जल के ताप का भी उसमें बड़ा योगदान है जो। चाहे भारत के संदर्भ में आप ले लें तो भारत में भी इसी प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। किसी तट पे ज़्यादा पादप समुदाय होंगे, यानी ज़्यादा जैव विविधता होगी, और किसी तट पे कम जैव विविधता होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। जहाँ पे सागरीय जल गर्म होगा, ठीक है, वहाँ प्लैंकटन कह लीजिए आप, समुद्री घास, ठीक है, जो जीव जंतु खाते हैं पीते हैं, ठीक है, तो उसका विकास ठीक ठाक मात्रा में होगा। तो ठीक ठाक मात्रा में होगा तो उसको खाने वाले जीव जंतु भी वहाँ भारी मात्रा में पाए जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ पे प्लैंकटन का विकास नहीं होगा, और प्लैंकटन का विकास न होने के कारण वहाँ पे, जैसे आप स्थलखंड पे देखते हैं रेगिस्तान, उसी प्रकार से सागरीय क्षेत्रों में भी आपको रेगिस्तान दिख जाएगा जो, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत गहराई से होता है, और न केवल जलीय इकोसिस्टम पे होता है, बल्कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय देश हैं, उनकी इकोनॉमी पे भी इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है जो। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो यही इतनी बात हम दिखाने के लिए, और ये भी तय है कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ये माना जाता है कि बरसात खूब होती है, बरसात भी खूब होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा पड़ता है जो। और ये माना जाता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो अब इस हिसाब से तो इस ये वाला क्षेत्र जो है, उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र, ये बिल्कुल इतना ठंडा होना चाहिए कि यहाँ पे जीवन आप असंभव हो जाएगी, -50 डिग्री तापमान हो रह पाएंगे आप। और ये वाला क्षेत्र इतना गर्म होना चाहिए कि यहाँ भी आप ना रह पाएंगे। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं कि जो इनमें आदान प्रदान करके एक तापमान में साम्यता स्थापित करती हैं, ना बहुत अधिक तापमान ना बहुत कम तापमान। तो सागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूवमेंट होता है धारा के रूप में, वो तो है ही है। महासागरीय क्षेत्रों में पवन जो चलती हैं, जैसे व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पूर्वा, पछुआ पवन, ये सब चलते हैं। तो पवन भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब प्रवाहित होती है तो वो भी टेम्परेचर का आदान प्रदान करती है। मैंने बताया कि जहाँ पे लो यानी निम्न वायुदाब होगा, वहाँ से पवन, उस तरफ की पवन हाई प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ जो है तेजी से चलती है जो। और कब तक चलेगी पवन? जब तक उनके मध्य जो है वायुदाब का अंतर समाप्त नहीं हो जाता या बराबर नहीं हो जाता जो। तो इसी प्रकार से तमाम सारी एक्टिविटी होती हैं इस पूरे पृथ्वी पे, कि जिस कारण से ना तो ये इतना ठंडा हो पाता है कि जहाँ जीवन ना हो पाए, और ना तो विषुवत रेखा के आसपास इतनी गर्मी हो पाती है कि यहाँ भी जीवन ना रह पाए जो। तो दोनों जगह जो है तापमान में आदान प्रदान होने के कारण तापमान में एक साम्यता स्थापित हो जाती है,
यानी औसत तापमान हो जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना माना जाता है? लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ 50 डिग्री तापमान भी पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे -50 भी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, महासागरीय जल की धाराएं, सनातनी पौने, स्थानीय पौने, बरसात होना, ये सारी एक्टिविटी जो है महासागरीय पूरे इकोसिस्टम में स्थलखंड के तापमान में साम्यता स्थापित कर देती है। तो महासागरीय जल का तापमान भी उसी संदर्भ में लागू होगा, जो इसमें भी तो तापमान का आदान प्रदान होगा जलधारा के रूप में। तो इस संदर्भ में जो है महासागरीय जल के तापमान को जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जो। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखिए। देखो, महासागरों का औसत ताप 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। महासागरों का औसत ताप 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। सत्रह दशमलव 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पुराना वाला कहाँ से आएगा जी? हाँ, यहीं से। हाँ, ये यही तो हम भी कह रहे थे यार। चलो इसी को बड़ा कर लेते हैं। तो चलाना है अपने आप में बड़ा टास्क। 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है किसका? सागर का। ये औसत ताप है, इससे अधिक भी होगा और कम भी तापमान होगा, लेकिन औसत ताप माना जाता है कि 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। परंतु इसमें भी गोलार्धीय अंतर है, परंतु इसमें भी गोलार्धीय अंतर है, परंतु इसमें भी गोलार्धीय अंतर है। अब आप लोग अपने अनुभव से बताइए कि स्थल खंड जो है उत्तरी गोलार्ध में जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जाता है? और लोग कितने लोग दक्षिणी गोलार्ध के पक्ष में? एक बार फिर से बता दें, स्थल खंड जो है वो उत्तरी गोलार्ध में जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जाता है? उत्तरी, यानी आप लोग जो है सजग हैं, ठीक है, इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि जो स्थल खंड है, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। जो अब स्वाभाविक सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध का ताप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो स्थल खंड होता है वो जल्दी गर्म होता है और ज़्यादा अवशोषण करता है किसका? ताप का। और जो जलीय भाग होता है वो कम अवशोषण करता है किसका? ताप का। जो ये आप बिल्कुल नियम याद रखिए। जो तो जिस तरफ ज़्यादा स्थल खंड होगा उस तरफ जो है तापमान औसत ज़्यादा होगा, जो, और जिस तरफ जलीय भाग ज़्यादा होगा उस तरफ थोड़ा औसत ताप 1-2 डिग्री कम होगा। जो तो लिखो, परंतु इसमें गोलार्धीय अंतर है। उत्तरी गोलार्ध का औसत ताप 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। .4 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध का औसत ताप 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये केवल महासागरीय जल की बात हो रही है, क्योंकि महासागरीय जल में का औसत ताप जो है वो कितना है? 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। और उत्तरी गोलार्ध का 19 है, दक्षिणी गोलार्ध का
16.1 क्यों है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक होने के कारण और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण। अगर स्थल खंड ज़्यादा है तो ताप का अवशोषण ज़्यादा करता है, और जलीय भाग ज़्यादा है तो जलीय भाग ताप का अवशोषण थोड़ा कम करता है या देर से करता है जो, ठीक है। तो इसलिए गोलार्धीय अंतर आपको महासागरीय जल के तापमान में भी देखने को मिल जाएगा। गोलार्ध समझ रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो जानते होंगे, बहुत बुनियादी चीज़ है, ठीक है। आगे लिखिए, यही बात लिख लो। देखो, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का ताप अधिक होने का मूल कारण, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल का ताप अधिक होने का मूल कारण स्थल खंड की अधिकता है। ताप अधिक होने का मूल कारण स्थल खंड की अधिकता है। स्थल खंड की अधिकता है। अब एक परिचय आप लोग समझ गए हैं, आशा करते हैं कि महासागरीय जल का तापमान क्या है, कितना है, कहाँ है, ठीक है, औसत कितना है और किस किस क्षेत्र में कितना है। उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, और क्यों ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्यों कम है, इस बात का उत्तर मिलता है आप लोग दे ले जाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? अगर दे ले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना दे पाए तो एक बार फिर बता दें जो है, हालांकि भी चर्चा आगे भी आएगी जो है। अब दूसरा जो प्रश्न उठता है कि महासागरीय जल में तापमान का स्रोत क्या है? क्या केवल सूर्य की जो लघु तरंगें आती हैं केवल वही से महासागर गर्म हो जाता है, या कोई अन्य दूसरे कारण भी हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो है कि महासागरीय जल के ताप के स्रोत निम्नलिखित में से हैं या अवलिप्त नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है, नहीं या नहीं, जो भी आपको घुमाना है तो उस प्रकार का प्रश्न आपके सामने वो रख सकता है जो, ठीक है। तो वो भी आपको लिख लीजिए, तो ये लिख लीजिए, इसी में आगे बढ़ाइए लाइन, बस 1 2 3 करके लिख दीजिए। देखिए, महासागरीय जल में ताप के निम्नलिखित स्रोत हैं। महासागरीय जल के तापमान के निम्नलिखित स्रोत हैं। निम्नलिखित स्रोत हैं, तो पहला लिख लो, सूर्य से आने वाली लघु विकिरण की मात्रा, सूर्य से आने वाली लघु विकिरण की या लघु तरंगों की मात्रा, ये मेजर है, यानी मुख्य स्रोत है। महासागरीय जल में ताप अगर बढ़ता है या घटता है तो उसका मुख्य स्रोत यानी 99% उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सूर्य है। 99% मान के चलो कि उसका जिम्मेदार कौन है? सूर्य। और इसके बाद जो भी कारण होंगे वो बिल्कुल नगण्य होंगे, लेकिन उनकी भी भूमिका होती है इसके महासागरीय जल के ताप को बढ़ाने में जो है, ठीक है। तो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दूसरा लिखो, महासागरों के अंदर पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा का निष्कासन, महासागरों के अंदर पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का निष्कासन, आंतरिक ऊर्जा का निष्कासन एवं ज्वालामुखी क्रिया, की क्रिया। तीसरा लिखो, तीसरा है जलदाब की क्रिया, जलदाब की क्रिया, जलदाब की क्रिया। इतना तो जो है भौतिक विज्ञान आप लोग भी जानते हैं कि किसी चीज़ पे दाब होता है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा बढ़ सकता है। जैसे किसी चीज़ पे आप घन से मारिए, ठीक है, लगातार तो गर्म हो जाएगा जी। तो इसी प्रकार से
सागरीय जल जो क्षेत्र होता है उसमें तापमान आप गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तो जो ऊपर का जल है उसका भार या दाब जो है वो आपको महसूस होगा जो, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा बहुत तापमान में अंतर आता है जो किसके, महासागरीय जल के। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अन्य कारण लिखे हैं सूर्य के अतिरिक्त उनका योगदान बिल्कुल नगण्य होता है। प्रमुख जो सोर्स है वो कौन है, सूर्य, ठीक है। लिख लो, पैराग्राफ चेंज करो, उसी के नीचे लिख लो। देखो, उपयुक्त ताप के कारकों में, उपयुक्त ताप के कारकों में सूर्य के लघु तरंगों का मुख्य योगदान है। उपयुक्त ताप के कारकों में सूर्य की लघु तरंगों का प्रमुख योगदान है या प्रमुख कारक है, प्रमुख योगदान है। शेष अन्य का प्रभाव नगण्य है। शेष अन्य का प्रभाव नगण्य है। नगण्य का मतलब जो गणना करने योग्य नहीं, इतना कम है कि गिनने ही नहीं। जेब में 2 रुपये रखे हो तो क्या गिना जाएगा उसको, 20 बार गिनने क्या मतलब, ठीक है। तो कहा जाए कोई मतलब नहीं, वैसे मुझवानी बता दोगे कि इतने है, ठीक है। पता लगे 10-20 हज़ार रखे हो पूरे जेब में, इस जेब में भी उस जेब में, तो थोड़ा गिनना पड़ेगा ना कई बार, ठीक है। निकाल के 3-4 बार तो गिनेगा, जब तक कोई देख नहीं लेगा वो रखा हुआ है जो है छीनना है। जब तक छीनवा नहीं देंगे तब तक 20 बार गिनेंगे जो, ठीक है। तो नगण्य है। बाकी अन्य कारकों का प्रभाव जो है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महासागरीय जल के, एक बार बिहार के पीसीएस में पूछा है प्रश्न, महासागरीय जल के ताप का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो एक तो हमारे दिमाग में बुनियादी तौर पे तुरंत आ ही जाएगा सूर्य, वो तो है। इसके अलावा कौन कौन से कारक हो सकते हैं तो वो आप लोग को जानना चाहिए जो। तो और कौन कौन से कारक हो सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ऊर्जा का निरंतर निष्कासन होना, ज्वालामुखी की घटनाएं, और तीसरा जलदाब की क्रिया जो, तो ये 3 कारक जो है और अतिरिक्त जुड़ जाते हैं जो, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए चूंकि धरातल पर, अब आपने देख लिया कि सूर्य का प्रमुख योगदान है, तो हम सूर्य को केंद्र में रख के अब आगे का अध्ययन करेंगे जो, क्योंकि उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो देखो, चूंकि धरातल पर सूर्य तप का वितरण एक समान नहीं है, सूर्य तप जो पृथ्वी के द्वारा हमको ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य तप। सूर्य तप का वितरण एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। इसलिए सागरीय जल का ताप भी एक समान नहीं है। इसीलिए सागरीय जल का तापमान भी एक समान नहीं है। सागरीय जल का तापमान भी एक समान नहीं है। गया, महासागर को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा, महासागर को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। महासागर को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। डैश दे दीजिए। अब आप लोग खुद सोचिए कि कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं कि जिससे जो ऊपर से सूर्य का तापमान हमको प्राप्त हो रहा है वो प्रभावित हो सकता है। जो कौन कौन से कारक हो सकते हैं? हाँ ठीक है, तो अब एक यही हो गया, चलो इन्होंने अच्छा बता दिया। अगर बादल बहुत ज़्यादा हैं तो जो तरंगे आ रही हैं वो आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे जो, ठीक है। नहीं, आसमान का साफ होना जरूरी है अगर वो पहुंच जाए। अगर आसमान साफ नहीं है तो वो प्रभावित हो जाएंगे जो।
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ ही जाएगा जो। और अक्षांशीय स्थिति है तो भी चर्चा हम लोग किए हैं। अक्षांशीय स्थिति, अगर निम्न अक्षांश है तो वहाँ तापमान ज़्यादा पड़ेगा। जैसे मान लो ये निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र निम्न अक्षांश है, 0 डिग्री, यही तो हम लोग पढ़ाए थे। ठीक है, तो निम्न अक्षांश का क्षेत्र है, इसके आगे आगे आ जाएंगे तो ये उच्च अक्षांश का क्षेत्र है जो ये, इसको हम उच्च अक्षांश मान लेंगे। अब उच्च अक्षांश पे तापमान कम प्राप्त होगा, निम्न अक्षांश पे तापमान अधिक प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि जो निम्न अक्षांश है वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और जो उच्च अक्षांश है वहाँ पे सूर्य की किरणों को थोड़ा यात्रा करना पड़ता है, दूरी उनकी बढ़ जाती है। अब मान लो ये सूर्य है, इतना छोटा नहीं है लेकिन हम बना दिए हैं समझने के लिए। अब मान लीजिए इसकी तरंग है, ये सूर्यातप, तो ये सीधे विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। अगर इसी को उच्च अक्षांशों में जाना है तो इतनी यात्रा इसको करनी पड़ेगी जो। अब इतनी यात्रा जब करेगा तो उसका प्रभाव भी कम होगा और क्षमता भी कम हो जाएगी। और प्रभाव क्षमता कम होगी तो तापमान वहाँ पे कम डिलीवर कर पाएगा। जैसे बीमार आदमी है तो उसकी क्षमता कम होगी क्योंकि उसके सारे अंग प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और अगर बढ़िया आदमी है, हेल्दी है, तो उसकी जो कार्य क्षमता होगी थोड़ा सा अलग होगी। ठीक है, तो अब जब इनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो इनकी क्षमता कम हो जाएगी, तो यहाँ पे कम तापमान दे पाएंगे। और यहाँ पे सीधे भी पड़ रहे हैं और कम दूरी भी इनको तय करना पड़ रहा है, तो ये तापमान अधिक मात्रा में डिलीवर कर पाते हैं। तो एक अक्षांशीय स्थिति तो हो ही जाएगी। लिखते चलो, निम्नलिखित कारक हैं, डैश देके पहला समझा देंगे, इसको हम परिभाषित नहीं करेंगे, परिभाषित आगे करेंगे दूसरे उसमें। देखो पहला, सूर्य की किरणों का तिरछापन, सूर्य की किरणों का तिरछापन। तिरछापन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में आपको तिरछापन दिखेगा और विषुवत रेखीय प्रदेशों में सीधे पड़ती हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। दूसरा जो इन्होंने बताया है वो भी लिख लीजिए, वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता। जैसे भी देखिए धूप ना खिली हो, ठीक है, थोड़ा सा धुंधला मौसम हो, ठीक है, तो उतना आपको धूप नहीं महसूस, गर्मी नहीं महसूस होगी। बिल्कुल तगड़ी धूप खिली हो, जैसे जुलाई अगस्त इस सारे महीनों में क्या होता है कि मौसम लगभग साफ होता है जब तक बारिश नहीं होती। जैसे बारिश निकल गई तो जब उसके बाद धूप होती है तो बहुत तेज़ लगती है। ठीक है, उसका एहसास जो होता है वो तेज़ लगती है क्योंकि मौसम साफ है तो वो बहुत आसानी से पृथ्वी तक पहुँचती है, जो है आप लोगों ने फील किया ही होगा जो। ठीक है, और बाकी अन्य महीनों में धूप खिलेगी भी तो बड़ी कमज़ोर होगी जो। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी जी, क्योंकि वायुमंडल पारदर्शी होगा। और जब वायुमंडल तमाम सारे बादलों से, धुआं से, धूम्र कोहरा से सारी चीज़ें ढका हुआ होगा। ठीक है, तो सूर्य की किरणें जो आएंगी वो बाधित होकर आएंगी, और बाधित होकर आएंगी तो टेम्परेचर जो डिलीवर करवा रही हैं सूर्यातप के रूप में वो कम कर पाएंगे जो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? तीसरा भी लिख दो, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। अब सामान्य तौर पे माना जाता है कि अभी चर्चा ही हम लोग किए हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब ये दूरी जो है भैया ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, या आप 150 मिलियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, 15 करोड़ का मतलब हो गया 150 मिलियन, तो कहीं कहीं आपको मिलियन में संख्या दी गई होगी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि करोड़ आप लोग ज़्यादा बढ़िया समझेंगे, मिलियन थोड़ा कम समझेंगे, तो इसलिए हम करोड़ यहाँ लिख रहे हैं। ये औसत दूरी है,
यानी कोई भी खगोलीय दूरी का जब हम मापन करते हैं, और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ब्रह्मांड वाले चैप्टर में कि खगोलीय पिंड कोई स्थिर नहीं है, ठीक है, सब किसी न किसी दिशा में घूम फिर रहे हैं, जो है सब विचरण कर रहे हैं जो। अब अगर स्थिर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे उनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो बिल्कुल बराबर इक्वल बनी रहे जो, ठीक है, क्योंकि कभी वो दूर भी हमसे हो सकते हैं थोड़ा बहुत, हमारी परिक्रमा करने की मार्ग मार्ग भी बिल्कुल एकदम से गोल नहीं होगा, वो कुछ अंडाकार टाइप का होगा, इस प्रकार का होगा जो। अब मान लो ये कोई पिंड है, जब ये घूमते हुए यहाँ पहुँचेगा तब इसकी दूरी बिल्कुल नज़दीक होगी, और जब यहाँ होगा तो दूरी बहुत ज़्यादा होगी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है भैया, ठीक है, वो भी इसी प्रकार से है जो, ठीक है, औसत दूरी इसकी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जब निकटतम दूरी की बात आती है तो निकटतम दूरी इसकी हो जाती है 114 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और अधिकतम दूरी जब होती है यानी सबसे दूर होता है पृथ्वी से, तभी हो जाता है 15 करोड़ 20 लाख के करीब किलोमीटर। करोड़ किलोमीटर लिख लो, नहीं तुम लोग 15 किलोमीटर समझ जाओगे, कलवारिस भी कम दूरी हो जाएगी। हाँ, करोड़ किलोमीटर, ये भी करोड़ किलोमीटर, यानी न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट भी तापमान पे पड़ेगा जो, ठीक है, जब न्यूनतम दूरी होगी तो तापमान ज़्यादा हमको मिलेगा, और जब अधिकतम दूरी होगी तो तापमान हमको कम मिलेगा जो है, ठीक है। तो जब अधिकतम दूरी होती है तो तापमान पृथ्वी को कम प्राप्त होता है, और जब न्यूनतम दूरी होती है तो तापमान हमको अधिक प्राप्त होता है। इतनी बातें समझे? एक और लिख लो। अरे तो बोल तो रहे हैं, सुन तो सुनाई तो पड़ रहा होगा, वो कहते हो हमको हवा ना लगे तो ना लगे भाई। अब दिख रहा है, अब देखो दिख गया, ठीक है। चलो जो है इसको भी लिखो, लिख लो, मन करे अगल बगल जहाँ लिखे हो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है जो भी लिखे हो, ठीक है, वहीं ब्रैकेट में लिख लो, औसत दूरी इतना, अधिकतम इतना, न्यूनतम इतना, ठीक है, बना लो तो ठीक रहेगा जो। बना लिए? अगला लिखो, दिन की अवधि, दिन की अवधि अब दिन की अवधि में तो आपको बताना है, दिन और रात जो होता है, ठीक है, कई बार हम लोग देखते हैं रातें लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है, ये हम लोग खास करके शीत ऋतु में देखते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में हम लोग देखते हैं कि मकर संक्रांति के बाद में दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति का मतलब कि सूर्य जो है उत्तरायण हो गया, जो सॉरी दक्षिणायन हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन बड़ा होने लगता है, और दिन धीरे धीरे 2-2 4-4 मिनट के अंतराल में बढ़ता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि सबसे बड़ा दिन भी हो जाता है। तो जब ज़्यादा लंबा बड़ा दिन होगा तो ज़्यादा समय तक तापमान पृथ्वी को प्राप्त होगा, है नहीं, और रात छोटी होगी, यानी पृथ्वी गर्म ज़्यादा होगी उस समय। और जब दिन बड़ा छोटा होगा और रात बड़ी होगी तो तापमान क्या होगा, कम समय तक प्राप्त होगा जो। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है जो है किस पे, न केवल स्थल खंड के तापमान पे बल्कि महासागरीय जल के तापमान पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो, ठीक है। नहीं समझे? लोग डाउट भरी नज़रों से देखने लगते हो तो हमको लगता है समझे नहीं बच्चे सब, ठीक है। दिन बड़ा छोटा होना ये तो बहुत सामान्य सी आप बातें समझ ही रहे होंगे, नहीं सुन रहे हैं मुझे लग रहा है, क्यों नहीं समझ में रहे? क्यों, तुमको तो आया होगा समझ में, जो भी लिखवाए हैं ये लास्ट वाला बिंदु, दिन और रात क्यों होते हैं? एक एक लोग, हाँ बताओ, तुम बताओ। और कुछ आगे भाई, इतना तुम लोग कहीं कहीं बोलते हो तो इतना संक्षिप्त बोलते हो, और लिखते हो तो पूरा निबंध लिख डालते हो, 200 शब्दों कहेंगे तो 500 शब्द तुम लिख के लाओगे। बोलो भी थोड़ा और आगे बढ़ा करो आप। हाँ,
पृथ्वी के घूर्णन के कारण। चलो ठीक। और तुम लोग क्या नाम है तुम्हारा? सब क्या नाम है इसका भूल गए। चलो फिलहाल छोड़ दो। हाँ बताओ, तुम्हारे बगल जो हैट लगाए बैठी है, बताओ बेटा। किसी रीजन से? उसी रीजन से क्या होता है? तुम भी बोल दो अपने मुखार बिंदु से। आए? किसके? अर्थ के? क्या बोल रही है भगवान, ये खुद भी नहीं समझ पा रही होगी जो बोल रही है। चलिए कोई बात नहीं। और कोई? हाँ तुम लोग कुछ गुनगुना रही थी, तीनों सहेलियां इधर देखो, बताओ। दिन और रात जो है क्यों होते हैं? एनसीईआरटी इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ डालो। ठीक है, ये किताब ये देखो एनसीईआरटी की रखी हुई है, देखो ये एनसीईआरटी किताब, ये किताब मतलब बहुत अच्छी किताब है। समझिए कि जो यूपीएससी तैयारी करता है उसके कमरे में जरूर ये किताब मिल जाती है जो। ठीक है, एक बार नहीं, एक बार पढ़ने में कुछ नहीं समझ पाओगे इसको, कम से कम इतनी बार पढ़ो कि इसका पन्ना फट जाए। अभी नहीं, पहली बार में फाड़ डालो जानबूझ के, मतलब इतना गोद वोद दो कि एकदम से कमज़ोर हो जाए, जैसे होटलों पे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, जो लोग पूरा कमर टूट जाती है उसकी। ठीक है, उसे बैठ भी गए, उसे पढ़ भी रहे हैं, कुछ लग गया तो पहुँच भी लिए। ठीक है, सब करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, लेकिन इसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और जब दो तीन चार बार आप पढ़ लेंगे तो सारी बातें आपको इतना बढ़िया भौतिक भूगोल की समझ में आ जाएंगी, वो सबसे कहानी बना बना के सारी बातें इसमें आपको बताई गई हैं जो। ठीक है, तो ये सब आप लोग करो जो, सब लोग सही बताए हो, कोई गलत नहीं बताया है। पृथ्वी जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार अपने अक्ष पे भी घूमती है। और अक्ष पे जब घूमेगी, ठीक है, मान लो एक तरफ से हम लाइट जलाए हुए हैं, इधर से मान लो हमारी माइक जो है ये सूर्य की उष्मा है। ठीक है, और ये पृथ्वी है घूम रही है, तो यक्के तरफ तो जो है लाइट लगेगी, पीछे वाला तरफ तो जो है अंधेरा होगा, जो जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रात होगी। अब ऐसे ऐसे घूम रही है, जहाँ जहाँ जितने क्षेत्रों पे ऊर्जा पड़ रही है या रोशनी पड़ रही है वो दिन है, और जितने क्षेत्रों पे बैक साइड में जो क्षेत्र पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ पे रात होगी जो। अब क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं खड़ी है पृथ्वी में, थोड़ा सा ऐसे डाउन है जो, आप मैप में देखते होंगे जो डाउन है जो। ठीक है, तो इसीलिए हर समय बराबर मात्रा में ना सूर्य का प्रकाश पड़ पाता है, यानी कम ही क्षेत्रों में पड़ पाता है। तो जिन क्षेत्रों में अधिक समय तक पड़ता है वहाँ दिन लंबा हो जाता है। और गोलार्धीय स्तर पे जो है, उत्तरी गोलार्ध में जब सीधे चमक होगी तो वहाँ पे दिन लंबा होगा। जैसे ये देखो, ये आपकी पृथ्वी है, मान लो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पे सीधी पड़ेगी, यानी इस साइड में, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरण है वो ज़्यादा समय तक पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम लोग कर्क संक्रांति बोलते हैं। ठीक है, कर्क संक्रांति। तो अब उत्तरी गोलार्ध में जो क्षेत्र स्थित होंगे या जो देश स्थित होंगे, जब ज़्यादा समय तक रोशनी यहाँ पड़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि दिन लंबा होगा भैया और रात थोड़ी छोटी होगी। और ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसकी विपरीत स्थिति होती है। यहाँ पे क्या होगा, जब इधर ज़्यादा समय तक दिन पड़ रहा है तो इधर स्वाभाविक सी बात है कम पड़ेगा, क्योंकि दिन तो 24 घंटे का होना है। 12 घंटे की रात, अमूमन हम लोग बात करते हैं कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। लेकिन जब इधर दिन की अवधि ज़्यादा बढ़ गई तो रात में कटौती होगी ही होगी, तो इधर रात छोटी होगी, दिन बड़ा होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। और ये परिस्थिति बदलती रहती है। अब फिर जैसे जैसे हम लोग जनवरी फरवरी के पास पहुंचते हैं तब ये होता है मकर संक्रांति। खिचड़ी उचड़ी आप लोग खाते हैं ना, क्या है मकर संक्रांति? और मकर संक्रांति का मतलब कि सूर्य की किरण जो है सीधे अब इस पे शिफ्ट हो रही है। अब इस पे शिफ्ट हो रही है तो अब धीरे धीरे हर दिन, अब जनवरी के लगभग आसपास के बाद में आप देखेंगे कि उसके बाद में हर दिन जो है धीरे धीरे दिन की लंबाई जो है क्या होगी, बढ़ेगी जो है, और रात छोटी होती चली जाएगी। अब ये प्रक्रिया 4 जुलाई तक चलेगी, जो 6 महीने 6 महीने के अंतराल पे होता है।
ठीक है। तो जब यहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश होंगे, मकर रेखा के आसपास के जो देश होंगे, वहाँ पे दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और ठीक उसी समय उत्तरी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होगी, यहाँ पे दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। समझ गए बात कि नहीं? तो दिन की अवधि जहाँ पे ज़्यादा समय तक सूर्य तप पड़ रहा है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा गर्मी प्राप्त होगी। ठीक है, पूरी पृथ्वी पे ये प्रक्रिया संपादित होती है। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में जो है ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है और किसी क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त हो रही है, लेकिन प्राप्त तो हो रही है ना, ज़्यादा और कम। तो इसलिए दिन की अवधि जो है, यानी दिन की लंबाई, वो भी आपको इम्पैक्ट डालती है किस पे? महासागरीय जल के ताप पे। जो कहीं भी किसी पे भी जाए, स्थल खंड पे भी पड़ेगा तो स्थल खंड पे भी इसका प्रभाव आप देखते ही देखते हैं। जो ओ चलिए आगे बढ़िए। अब समझ गए होंगे और भी नहीं समझे होंगे तो क्या करें हम बताओ? हम मर जाएं कि तुम लोग मार दें किसी 2-4 लोगों को, हैं, सर और ऐसे पकड़ के लड़ा दें, ठीक है? और जब दिमाग में झंझावत होगा एकदम से, सारी नसें एकदम से फड़फड़ा उठेंगी कि अरे क्या हो रहा है, ठीक है? दिमाग इतना तेज़ी से काम करने लगेगा, ठीक है? जैसे अभी एकाएक कहीं लाके आपके सामने सांप छोड़ दिया जाए, आप थोड़ा बहुत नींद में भी होंगे तो समझिए कि इतनी फुर्ती से भागेंगे कि जान बचेगी तब तो आगे को देखा जाएगा जो है, ठीक है? और भी ऐसे कह दिया कि थोड़ा सक्रिय हो जाइए तो कुछ नहीं होंगे जो, ठीक है? तो आप लोगों को हमें लग रहा है यही करना पड़ेगा, 2-2 लोगों का जोड़ा बना के और बाल पकड़ के लड़ाया जाए, ठीक है? हमारा तो बाल हाथ में नहीं आएगा, हम इसीलिए मुक्त हैं इन सारी चीज़ों से जो है, हैं? चलिए फिलहाल एक और लिख लीजिए, इसमें लिखिए सौर कलंक का चक्र। सौर कलंक का चक्र, सौर कलंक सौर कलंक का कलंक का चक्र, ये भी आप लोग शायद जानते हो। वही वही बता रहे हैं, इतना कहते हो धैर्य वैर रखते ही नहीं हो, हैं? हाँ, ये लोग धैर्य बहुत कम है तुम लोगों में, जो है धैर्य होना चाहिए, पेशेंस जो है ये आपको इथिक्स में पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन आपको तुरंत उबल जाना है जो है, कोई कुछ पूछ लिया तो, ठीक है? आपको धैर्य बना रहे कि उत्तर भी देगा, ठीक है? अपने कम्युनिकेशन सबसे घटिया इसीलिए माना जाता है, मतलब इसी संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी ने पूछा है, वैसे भी जानकारी लिए बता रहा हूँ कि आदमी सुनता नहीं, दूसरे कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ठीक है? सब अपनी अपनी बात फेंक रहे हैं, सब अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हैं कि भैया हमसे बेहतर आदमी धरती अभी तक हुआ नहीं है, हम ही हैं लास्ट, होगा भी नहीं आगे, ठीक है? हर व्यक्ति जो तो दूसरे को सुन ही नहीं रहा है जो, ठीक है? अब दूसरे के जब आप सुनते हैं तो उसका प्रभाव ये होता है कि जब आप दूसरे को सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, क्योंकि हर चीज़ करके नहीं सीखी जाती, कुछ सुन के भी सीखी जाती है जो। और जब आप हमेशा बोलते ही रहेंगे, ठीक है, तो ना तो सीख पाएंगे और एक तरह का अंदर अहंकार भी होगा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सीखने उखने की ज़रूरत है ही नहीं किसी से जो, ठीक है? छात्र जीवन में ज़्यादा होता है जो, ठीक है? तो आप लोग मौका दीजिए भाई, बताएंगे क्या है जो है सौर कलंक, इसके नामे से क्लियर है जो है कलंक। जैसे घर वर वाले अगर कोई बेकार काम हो जाए तो कहते हैं ये पूरा परिवार पे कलंक है, ठीक है? यानी एक तरह का दाग, ये इस प्रकार का दाग है कि ये अगर हट जाए तो हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए। कई महारथी होते हैं ना, ठीक है? तो कई महारथी इस प्रकार के होते हैं कि वो बिल्कुल दाग के समान ही हो जाते हैं जो है। अब तो नहीं, पहले बहुत होते थे, पहले मार कुटाई भी बहुत होती थी बच्चों की। अब तो डांट ही दीजिए तो उतना मरने की स्थिति में आ जाते हैं तो मारने को छोड़ ही दीजिए जो, ठीक है? पहले पूरे गांव दौड़ा दौड़ा के मारते थे गार्जियन जो, इज्जत उज्जत का कोई मतलब ही नहीं था। गांव का एक सदस्य नहीं बचा होगा जिसके सामने मारे ना गए हों, ठीक है? हम पर्सनल अपनी ही बात बता रहे हैं, जान लीजिए आप लोग, ठीक है? अब क्या है, अब तो आप 8-10 साल के लड़के मार, हम लोग 10 साल के, हम लोग हमें लगता है 15-15 साल तक मारे गए होंगे, ठीक है? जो 2 साल भी बड़े हैं वो भी अपना हाथ साफ कर लेते थे जब मूड बनता था जो, अब बहुत छोटी छोटी गलतियों पे कूट देते थे जो। अब ऐसा नहीं है, अब अगर मार देंगे तो लड़के आत्महत्या कर लेंगे जो, देखिए क्योंकि पेशेंस नहीं है ना,
पेशेंस नहीं है, फेल या संघर्ष नहीं है उतना। ठीक है, अब सब टापे बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, सब टापर सब टापर, थोड़ा फेल वूल भी होने दीजिए। ठीक है, हर चीज़ उनको प्रोवाइड मत करा दीजिए, एक बार कह दिए तो तुरंत प्रोवाइड करवा दीजिए, तो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा संघर्ष, इसीलिए कहा जाता है गाँव के लड़के ज़्यादा संघर्षशील होते हैं शहर के वालों की अपेक्षा। शहर में मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, मोमोज, यही सब जहर खा रहे हैं जो है, तो शारीरिक रूप से वैसे कमज़ोर हैं। अब मानसिक रूप से उनको इस प्रकार से कमज़ोर कर दिया जाता है कि मेरा बेटा इसी चक्कर में कभी न डांट पाते हैं, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा लड़का तो पूरी दुनिया में मतलब सबसे अच्छा, सबसे ब्रिलियंट है जो, और इसी में वो भूल जाते हैं कि इसको आगे चल के समाज को भी फेस करना है। और समाज में आए, पता लगा कक्षा 10 में फेल हो गए, और कक्षा 9 तक उनका नंबर 98% हर क्लास में रहता था जो, तो फेल होने के बारे में सोचे ही नहीं थे, एक फेल हो गए। फेल हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो। ठीक है, या आप एक बार कह दिया बच्चा कि हाँ ये चीज़ हमको लेना है, तुरंत दिलवा दिए, खटाखट तुरंत एक बार कहा, एक कहा 3-4 दिलवा दिए, तो उसकी आदत पड़ जाएगी जो, कि जब रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, तो वो सह नहीं पाएगा जो, और सह नहीं पाएगा, और जितना संभव होगा उसकी क्षमता और योग्यता अगर होगा उतना प्रतिरोध भी करेगा। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि पेपर में आता है कि कक्षा 5-8 का बच्चा जो है अपने टीचर को गोली मार दिया। नहीं, तो वो इसीलिए मार दिया जो है क्योंकि वो रिजेक्शन झेला ही नहीं है जो, और रिजेक्शन नहीं झेलेगा तो संघर्ष नहीं झेलेगा तो फिर वो इतना मजबूत नहीं होगा मानसिक रूप से जितना होना चाहिए उसको। उचित और अनुचित दो बातें होती हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा बताना चाहिए कि भैया ये उचित है और ये अनुचित है, यही संस्कार है। और क्या है संस्कार जो, अब इस पीढ़ी में ये बताया जाता है बच्चों को कि भैया ये उचित है और अनुचित है। और हम लोग पीढ़ी में क्या होता था, ये मार के बताया जाता था। ठीक है, कि तुम बिना बताए घर से अगर चले गए, 1 घंटा गायब कहीं थे दूसरी जगह, तो ये नहीं कहा जाएगा क्यों थे, पहले 2-3-4 थप्पड़ लगाया जाएगा और उसके बाद बताया जाएगा, स्पष्टीकरण बाद में दिया जाएगा कि इसलिए तुमको कूटा गया है, और अगर कल भी गए तो कल भी तैयार रहना। तो हम लोग तो चले भी जाते थे तो सोचते थे कि मार तो खाना ही खाना है। ठीक है, उसमें कोई दो राय है नहीं जो है, अभी लौटोगे तो मार खाने का, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी होते थे जो, कि मारेंगे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर चले जाएंगे अपना जो है, थोड़ा रो लेंगे बस, फिर सही हो जाएंगे। रोना क्या, 5 मिनट भों भों चिल्लाए बस, उसके बाद फिर नॉर्मल जो है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समझाते हैं केवल जो, बच्चों को समझाना भी चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं कि हमेशा मार ही दीजिए। ठीक है, लेकिन आपके व्यवहार, आपका व्यवहार ही उसकी मजबूत और कमजोरी का कारण बनता है जो। ठीक है, तो हर चीज़ जो है इसी से जुड़ी होती है कि आप उसका इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं। किसी भी बच्चे का जो है अगर कठिन या चुनौतीपूर्ण इन्वायरमेंट है तो मजबूत बनेगा, अगर थोड़ा सरल इन्वायरमेंट है तो थोड़ा उतना संघर्षशील नहीं बनेगा जो है। ठीक है, महत्वाकांक्षा उतनी नहीं रहेगी जो, जैसे आप ही लोग हैं, अभी सबको दे दिया जाए 2-2 करोड़ रुपया, 4-4 करोड़ रुपया, तो कल से तो आधे लोग क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, क्लास तो छोड़ दीजिए, इस कॉलेज की तरफ देखेंगे भी नहीं, कहेंगे भाई पढ़ना उड़ना क्या, जो है इतना रुपया रखा है कोई मतलब ही नहीं है, 1 लाख रुपया महीना तो ब्याज हमको मिलेगा और हमको फ्री में हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। यानी महत्वाकांक्षा खत्म, क्योंकि संसाधन आ गए, जिसकी हम अपेक्षा कर रहे थे उनको मिल गया जो, तो हम क्यों मरें, क्यों मेहनत करें जो। ठीक है, लेकिन ये हो जाए कि भैया इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे नहीं, 2-4 साल में मरना है समझो जो, तो कोई विकल्प ही नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सोचेंगे और कोई विकल्प नहीं तो करें क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल सौर कलंक, फिर उसी मुद्दे पे हम लोग घूम के आ गए हैं। तो कलंक जैसे परिवार में होते हैं वैसे सूर्य में भी होती हैं। सौर है तो सूर्य की बात है जो, और कलंक क्या है, धब्बा। ठीक है, सूर्य में, ठीक है, कई बार धब्बे पड़ते हैं जो, और जब धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे धब्बे, और एक तरह के ब्लैक स्पॉट होते हैं जो, जहाँ पे धब्बे होंगे वहाँ पे जो सूर्य की एनर्जी होगी, वो तापमान होगा वो कम होगा जो। और ये धब्बे 11 या 12 साल के चक्र पे हमेशा घूमते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है 11 साल लिखा है, तो 11-12 साल के चक्र पे ये ट्रांसफर होते रहते हैं। हाँ, ठीक है, तो जितने ज़्यादा कलंक होंगे सूर्य में उतने ज़्यादा जो सूर्य तप है उसकी मात्रा कम होगी, और जितने नहीं होंगे या सौर कलंक बहुत कम होगा
तो सूर्य जो तापमान दे रहा है या विकिरण दे रहा है या लघु विकिरण के रूप में ऊष्मा हमारे पास आ रही है, वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। हाँ, सौर तूफान है इसी से जुड़ा, लेकिन इस तरह नहीं है जो है। ठीक है, सौर तूफान हमने बताया था कि सौर तूफान एक तरह की उसकी जो बाहरी लेयर है उसकी तरंगें होती हैं जो। ठीक है, वो जैसे आप कहीं आग जलती हुई देखते हैं तो कई बार जो मुख्य आग की जो है उससे ऊपर की लपटें कट जाती हैं और उससे उड़ जाती हैं, उसके बाद खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो सूर्य में भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, कि ऊपरी जो लेयर है वहाँ से तरंगें निकल के बाहर की तरफ पहुँच जाती हैं, जो कई बार वही तरंगें ग्रहों तक पहुँच जाती हैं, वायुमंडल में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। लेकिन वायुमंडल में भी हमारे तमाम सुरक्षा है, सारी चीज़ें जैसे आयनीकृत परतें हैं। ठीक है, उससे टकरा के वो सब जल वल जाती हैं और तमाम सारे जगहों से टकरा उकरा के वो समाप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका न के बराबर आता है, जैसे मानव भी बच जाते हैं और जीव जंतु तो बच ही जाते हैं जो। ठीक है, तो सौर कलंक अगर ज़्यादा है, पूछा जाता है प्रश्न जो कि सूर्य में सौर कलंक यदि ज़्यादा है तो उसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी पे तापमान में वृद्धि होगी, जैव विविधता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से घुमा के प्रश्न बनाए जाते हैं जो। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए सौर कलंक यदि ज़्यादा है तो पृथ्वी पर तापमान कम प्राप्त होगा। और तापमान के कम प्राप्त होने से क्या क्या इम्पैक्ट पृथ्वी पे हो सकता है वो ऑप्शन में बन सकता है जो, वो भी आपको जानना है जो। ठीक है, तो सौर कलंक की संख्या अगर ज़्यादा है तो पृथ्वी पे सूर्य तक कम प्राप्त होगा, तो महासागरों में भी कम प्राप्त होगा। और अगर सौर कलंक की संख्या कम है तो तापमान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा जी। तो ये भी लिख लो, सौर कलंक का चक्र ब्रैकेट में बनकर लिख लो। जो सौर कलंक सूर्य में एक तरह का काला धब्बा है, एक तरह का काला धब्बा होता है जो कि सूर्यातप की मात्रा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो कि सूर्यातप की मात्रा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब ये हो गया पहला। अब एक हेडिंग डालिए जो उसमें हम लोग रूपरेखा बनाए थे, उसमें दूसरी बात जो हम लोग डाले थे वो क्या थी? हाँ, ये हेडिंग डालो, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय जल के ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक सागर की अक्षांशीय स्थिति, सागर की अक्षांशीय स्थिति, सागर की अक्षांशीय स्थिति। यानी अब हम लोग वितरण को देख रहे हैं कि महासागरीय जल का ताप जो उसका वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। तो सागर की अक्षांशीय स्थिति, इसका मतलब कि जो सागर या सागर का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखीय प्रदेश में होगा वहाँ तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा, और जो ध्रुवीय प्रदेशों में या निम्न अक्षांशों की तरफ होगा वहाँ पर तापमान कम प्राप्त होगा जो। ठीक है, इतने इसका कहने का मतलब है, जो वितरण को प्रभावित करने वाली बात है वो यही तक है जो। लिख लो, यही बात लिखते चलो, एक एक क्या करना है जो, इसमें थोड़ा लिखवाएंगे, दो दो लाइन, ज़्यादा नहीं, दो दो लाइन लिखवाते चलेंगे। लिखो, तो धरातल पर सूर्यातप का वितरण, धरातल पर सूर्यातप का वितरण अक्षांश से प्रभावित है, अक्षांश से प्रभावित है। अक्षांश से प्रभावित है अर्थात सागर का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के नजदीक होगा, अर्थात सागर का वह क्षेत्र
जो विषुवत रेखा के नज़दीक होगा, विषुवत रेखा यानी ये वाली रेखा, विषुवत रेखा के नज़दीक होगा, वहाँ पर उतना ही अधिक ताप होगा, उतना ही अधिक सागर का ताप होगा, उतना ही अधिक सागर का ताप होगा। वहीं दूसरी ओर, वहीं दूसरी ओर सागर का वह क्षेत्र, वहीं दूसरी ओर सागर का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के जो विषुवत रेखा से दूर होगा, विषुवत रेखा से दूर होगा, वहां पर तापमान न्यूनतम प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। जो दूर होगा वहां पर ताप न्यूनतम प्राप्त होगा। समझ गए? बहुत सरल है, इसमें कुछ जानना ही नहीं ज़्यादा। जो विषुवत रेखा के आसपास सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा, और जो विषुवत रेखा से दूर वाला क्षेत्र है, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पर तापमान कम प्राप्त होगा, जो क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दूसरा लिखो, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण, वर्षा का वितरण। अब वर्षा का वितरण कैसे प्रभावित करेगा? ये भी टेम्परेचर को वर्षा का वितरण कैसे प्रभावित करेगा? जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा सागर में? हैं? हैं? ये भगवान, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ कि अगर किसी क्षेत्र में सागरीय जल में तापमान ज़्यादा है या कम है, वहाँ पे वर्षा हो गई उस क्षेत्र में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस जल में? हैं? तापमान में कमी आएगी। कैसे? यही तो हम पूछ रहे हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात, सरल बात है, आप लोग उसको कठिन क्यों समझ जाते हैं? जो भी क्षेत्र, सतह के तापमान से क्या मतलब है? जल के तापमान से। अब हमारी सुनो, तुम लोग सुना चुके, ठीक है, तुम्हारा समय खत्म। जिस भी क्षेत्र में, अबे इधर समझो नहीं, अभी फिर नहीं समझ पाओगे। जिस भी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, और आप लोग जानते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा आप लोग को पढ़ाया गया है, हम ही पढ़ाए हैं, आप लोग रिविजन ही नहीं करेंगे तो क्या किया जाएगा? जो संवहनीय वर्षा का मतलब कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ता है, हवाएं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती हैं, बादल बनते हैं, संघनन होता है, उसके बाद तुरंत तत्काल वर्षा हो जाती है, जो इसी को हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होती है। अब अगर इस क्षेत्र में जो भी सागर अवस्थित हैं, उन सागरों में बाहर का जल मिल रहा है, यानी वर्षा का जल उसमें शामिल हो रहा है, तो वहाँ का जो तापमान है वो अपने आप कम होगा। जो कोई गर्म जल है उसमें थोड़ा बाहर से पानी मिला देंगे तो क्या होगा? जो और गर्म तो थोड़े होगा, जो क्योंकि वर्षा का जल गर्म तो होता नहीं, वो खौलता हुआ बारिश हो रहा है, एकदम से वर्षा को और उबलने लगा, ये तो नॉर्मल जल होता है। नॉर्मल अगर पानी है तो फिर उसके टेम्परेचर को घटा देगा। जो तो जिन क्षेत्रों में वर्षण ज़्यादा होता है वहाँ पर महासागर का जल ठंडा होगा या कम तापमान वाला होगा, और जहाँ पे वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में जल क्या होगा? गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, वो अलग विषय है जो है, लेकिन इतना श्योर कि जहाँ वर्षा होगी वहाँ ठंडा होगा। ठीक, लिखो, लिख लो, देखो, वर्षा से स्वच्छ एवं ठंडे जल की आपूर्ति होती है। वर्षा से स्वच्छ एवं ठंडे जल की आपूर्ति होती है।
जिससे जिससे जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे जल का तापमान कम हो जाता है। जिससे जल का तापमान कम हो जाता है। चूंकि विषुवत रेखीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेंशनल रेन, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है, जिससे सागरीय जल का तापमान कम हो जाता है, जिससे सागरीय जल का तापमान कम हो जाता है। सागरीय जल का तापमान कम हो जाता है। यानी एक कारण हम लोग और जान गए कि सागरीय जल में तापमान कम या ज़्यादा होगा तो क्यों होगा। जो कितने हो गए? तीसरा लिखो, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम का पिघलना, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम का पिघलना। हिम का पिघलना का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मानवीय कारकों से या प्राकृतिक कारकों से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन को क्यों चुनौती माना जाता है? चुनौती मानने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि कई सारी ऐसी अनपेक्षित घटनाएं होने लगेंगी कि जो मानव के जो है अस्तित्व पे संकट खड़ा कर सकती हैं। जो है ठीक है, अगर इसी प्रकार से तापमान बढ़ा, ठीक है, तो हो सकता है 2-4 हज़ार 10,000 साल बाद जो है स्थिति रहने लायक ना रह जाए। क्योंकि क्या होगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में जो हिम बिल्कुल हिम जो है भारी मात्रा में वहाँ मौजूद है। जो और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, औसत ताप बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो वो हिम धीरे धीरे पिघल रहे हैं। और जो हिम पिघल रहे हैं उससे होता है ठंडे जल की आपूर्ति। और हमेशा ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिम पिघल रहे हैं उसकी आपूर्ति निम्न अक्षांशों की तरफ भी जलधाराओं के रूप में होती है। जो और जहाँ पे हिम पिघल के और उनकी आपूर्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि हिम जो होंगे वो ठंडे क्षेत्रों में होंगे, और ठंडे क्षेत्रों में होंगे तो पानी पिघल भी जाएगा। ठीक है, हिम पिघल भी जाएगा तो ठंडा ही तो आपूर्ति करेगा, यानी ठंडे पानी की ही तो आपूर्ति करेगा, तो महासागर के जल के ताप में कमी आएगी। जो कि नहीं आएगी, ये भी लिख लो। देखो देखो, ध्रुवीय प्रदेशों में प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों से हिम पिघलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, हिम पिघलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, हिम पिघलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो कि सागरीय क्षेत्रों में ठंडे जल की आपूर्ति करती हैं, जो कि सागरीय क्षेत्रों में ठंडे जल की आपूर्ति करती हैं। परिणाम स्वरूप सागरीय क्षेत्र के जल का तापमान कम होगा, परिणाम स्वरूप सागरीय क्षेत्र के जल का तापमान कम होगा। ठीक हो गया? बस अगला लिखो, शीत जल उद्वेलन। ये महत्वपूर्ण है, शीत जल उद्वेलन। शीत
जल उद्वेलन, उद्वेलन, कोल्ड वाटर अपवेलिंग, कोल्ड वाटर अपवेलिंग। ये बहुत सामान्य घटना है, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हो गया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बहुत टफ नहीं है। आप थोड़ा सा भी अनुभव किए होंगे तो समझ जाएंगे। जब तालाब वाला में नहाए ही नहीं होंगे आप लोग, कि नहाए हैं? तैरे वैरे हैं कि नहीं? तालाब में, ये तालाब नहीं, यहाँ जो कौन सा पार्क है भाई, कटेश्वर पार्क, ये वाला नहीं, ठीक है, इतना छोटा सा बना हुआ है ये पार्क है। इसको पता नहीं क्यों पार्क नाम दे देते हैं। एक बार मैं भी गया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र में सरोवर या ताल बड़े बड़े होते हैं, उनमें जब नहाने जाते हैं, ठीक है, तो जब आप नहाने जाते हैं तो आप ऊपर का पानी से जब हटाते हैं, ठीक है, अब दोनों हाथों से, ठीक है, तो नीचे ऊपर का गर्म पानी शिफ्ट हो जाता है अगल बगल में, और अंदर से ठंडा जल निकलता है। जो ये वाली घटना महसूस कर पा रहे हैं, बस यही शीत जल उद्वेलन की घटना है, ठीक है। सागरीय क्षेत्र में जब हवाएं चलती हैं तेजी से, सनातनी पवनें चलती हैं, ठीक है, तो सागर के ऊपरी जल को, और चूंकि ऊपरी जल ही ज़्यादा गर्म होता है सागर का, ऊपरी जल जो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट हो जाता है, और जब ऊपरी जल हटता है तो नीचे से ठंडा जल आता है। जो तो सागरीय क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र में हवाएं इस प्रकार की, जैसे मैंने पढ़ाया है कि कुछ हवाएं ऐसी हैं इस पृथ्वी पे कि जो हमेशा चलती हैं, हमेशा उसी गति से उसी दिशा में, जो जिसको हम लोग सनातनी पवन कहते हैं, प्रचलित पवन कहते हैं, ठीक है। प्रचलित पवन तीन हैं, इसको एक व्यापारिक पवन हम लोग नाम देते हैं, एक जो है पछुआ पवन नाम देते हैं, और एक ध्रुवीय पूर्वा। थोड़ा सा इसको समझाएंगे 2 मिनट में। ठीक है, ये जो व्यापारिक पौने होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग सोच रहे हो कि हर बात में एक गोला बना देते हैं गुरुजी, ठीक है, सारे प्रश्न आ रहे होंगे, हम जानते हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस गोले में सब कुछ है, जान लीजिए, भूगोल सब इसी में समाया हुआ है, हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से जो विषुवत रेखा पे जो ज़्यादा टेम्परेचर पड़ता है, तो यहाँ से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, आप खुद महसूस कीजिए, जो विषुवत रेखा ऊपर की तरफ उठती हैं, और वो क्षोभ मंडल तक जाके फिर दोनों तरफ गिर जाती हैं नीचे, और क्षोभ मंडल तक जाके ऊपर की तरफ इधर भी और इधर भी गिरती हैं। तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर बन जाता है, यानी हवाएं उठ गई ऊपर, और यहाँ पे हवाएं फिर नीचे की तरफ गिर रही हैं, दोनों तरफ, यहाँ की हवा इधर भी गिर रही है और इधर भी गिर रही है। यानी अगर ये मान लो विषुवत रेखा है तो इधर भी हवाएं जाके इधर गिर रही हैं, और इधर भी हवाएं गिर रही हैं नीचे, यानी यहाँ की स्थिति। अब यहाँ पे हवा उठी है तो यहाँ लो प्रेशर यानी स्थान खाली हो गया है, और जहाँ पर हवाएं नीचे की तरफ आरोहित हो रही हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, पहले से हवा होगी ही होगी, बाद में और हवा आ गई तो वो हो जाएगा हाई प्रेशर। तो इधर भी हाई प्रेशर और इधर भी हाई प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर हो जाएगा। और हमेशा हवाएं, ये भूगोल का सामान्य नियम, भूगोल का हर विषय का सामान्य नियम है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। जहाँ पे उच्च वायुदाब होगा वहाँ से हवाएं, मान लो यहाँ पे 900 मिलीबार वायुदाब है किसी पिंड का, और यहाँ 750 मिलीबार जो है वायुदाब है हवा का। तो अब जाहिर सी बात है, अगर सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो लगेगा इधर की जो वायु है इसका वायुदाब ज़्यादा है और इधर का कम है, यानी ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब है। तो हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, और ये जब तक चलेंगी जब तक इन दोनों का वायुदाब बराबर नहीं हो जाता है। और जैसे बराबर होगा वैसे हवा बंद, ठीक है, चलेगी भी तो बहुत मंद गति से चलेगी, क्योंकि कोई मोटिवेशन बचा नहीं।
अब यहाँ खाली स्थान था तो उसको भरा गया जो। तो अब इसी प्रकार से यहाँ भी हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ चलती हैं जो। और चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है, तो ये हवाएं सीधे नहीं चलती हैं जो, चलती सीधे हैं, जैसे चलना इस तरीके से चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि घूर्णन के कारण हवाएं ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाती हैं इससे, ठीक है। तो इस प्रकार से हवाएं जो है, इसको हम लोग व्यापारिक पवन बोलते हैं। और इधर से भी इन्हें इधर भी हाई प्रेशर है तो उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, इस दोनों को हम लोग नाम देते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, ठीक है। अब आप खुद महसूस करो, अगर यही व्यापारिक पवनें सागरीय क्षेत्र में होंगी, जैसे मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो मैप है वो लगभग इसी तरीके से है, इसी तरीके से ना। अब मान लो यहाँ से ये व्यापारिक पवनों के मार्ग में पड़ जा रहा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो इसी प्रकार से हैं। तो अब बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ये हवाएं अगर इस तरफ चलेंगी तो क्या होगा कि इधर के गर्म जल को शिफ्ट करके तट के किनारे ले आएंगी जो। तो यानी जो पूर्वी तट इसका है ये क्या हो जाएगा, गर्म जल वाला। और अगर ये हवाएं फिर आके इधर शिफ्ट होंगी, यानी ये हवाएं फिर आके स्थल खंड को पार करके इधर आएंगी, तो इधर का जो गर्म जल है उसको शिफ्ट करके दक्षिणी अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगी। तो दक्षिणी अमेरिका की तरफ शिफ्ट करेंगी तो जाहिर सी बात है दक्षिण अमेरिका वाला तट जो है वो गर्म जल वाला तट हो जाएगा, यानी वहाँ जलधारा कोई बहेगी तो गर्म जलधारा बहेगी। और यहाँ पे जो तट होगा वो ठंडी वाला होगा, यहाँ पे जो तट होगा वो ठंडी वाला होगा। यानी निम्न अक्षांशों में जो पूर्वी तट है वहाँ पे गर्म जल, और जो पश्चिमी तट है वहाँ पे ठंडा जल आपको पाया जाएगा, ये निम्न अक्षांशों में है। उच्च अक्षांशों में बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जलधाराओं की जो प्रकृति है वो बिल्कुल पूर्णता बदल जाती है। जो जब जलधारा पढ़ाएंगे तो इसमें हम आएंगे, लेकिन यहाँ आपको केवल इतने जानना है कि ये सारी जो पवनें हैं, ठीक है, ये महासागरीय जल के तापमान को शिफ्ट कर देती हैं। यानी शीत जल उद्वेलन की जो घटना है वो जल के ऊपरी भाग होता है, जो गर्म जल होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देती हैं। और जहाँ पे भी शिफ्ट करेंगी वहाँ गर्म होगा, यानी गर्म महासागर का जल जो है उसका तापमान ज़्यादा होगा, और जहाँ से शिफ्ट होंगी वहाँ ठंडा होगा। जो जैसे जब हम हाथ से हटाते हैं पानी तो नीचे से ठंडा जल आएगा, और अगल बगल हम गर्म जल को ढकेल देंगे जो है, क्योंकि गर्म जल में नहाने में उतना बढ़िया मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अगल बगल के जल को शिफ्ट कर दें, और ये नेचुरल तरीके से शिफ्ट होता है कहाँ पे, व्यापारिक पवनों के माध्यम से या सनातनी पवनों के माध्यम से महासागर का जल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होगा। जहाँ से शिफ्ट होगा वहाँ ठंडा जल, और जहाँ पे शिफ्ट होगा वहाँ पे गर्म जल, यानी उस क्षेत्र का जो सागर होगा वहाँ गर्म प्रदेश होगा, और जहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा वो ठंडा क्षेत्र होगा। जो इसका आपके मानसून से भी जो ला नीना और एल नीनो आप आगे चल के पढ़ेंगे वो यही है, ये जान लीजिए जो, ठीक है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझिए तो ला नीना एल नीनो समझना आसान रहेगा। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होगी उसमें जो, क्योंकि वहाँ पे आपको दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट पे भी सेम इसी प्रकार की घटना होती है, ठीक है। और वहाँ से ठंडा जल, और जिस क्षेत्र में ठंडा जल होगा, क्या हुआ जी, हैं बंद कर दो भैया, फिर होगा तो जाओ बंद करो, पूरा कॉलेज बंद कर दो, जाओ बंद करो, ठीक है। तो वहाँ पे ठंडा जल होगा जो, और जहाँ पे भी ठंडा जल होगा, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जहाँ पे ठंडा जल होगा उसके अगल बगल जो होगा वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वायुमंडलीय स्थिरता कायम हो जाती है। और वायुमंडलीय स्थिरता, जहाँ पे भी ठंडी जलधारा बहती है पूरी दुनिया में, वहाँ पे रेगिस्तान है जो, ठीक है। भूगोल के हर टॉपिक एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड हैं जो, अगर एक टॉपिक आप बढ़िया नहीं समझ पाएंगे तो अगला टॉपिक आप निश्चित तौर पर मानिएगा उसको समझने में आपको चुनौती आएगी ही आएगी जो। इसलिए कहता है कि हर टॉपिक आपको बढ़िया, अगर हर टॉपिक बढ़िया से आ गया तो फिर भूगोल इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि आ गया तो जाएगा ही नहीं आपको, हमेशा आपको बड़ा मज़ा आएगा पूरी दुनिया की हर चीज़ को समझने और सोचने में जो। अब एक चीज़ बचा है, थोड़ा सा आज हम सोचे हैं कि आपको जैसे थोड़ा क्वेश्चन भी दिखाते चलें कि किस प्रकार के प्रश्न जो है थला विषय से बन रहे हैं। तो थोड़ा सा गूगल खोलेंगे, और गूगल में यूपीएससी का 2024 का जो मेंस का पेपर है जिसमें भूगोल के जो 2-4 प्रश्न आए होंगे, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न आए हैं, जो पढ़ा रहे हैं उससे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यहीं से खुलेगा ना, बहुत जल्दी तो नहीं है, 3-4 मिनट लगेगा, यहीं से खुलेगा ना, हाँ ठीक है, खुल तो गया, इसको काट देते हैं, नया
हैं? जाओ जिसको जाना है भाई, को हम बंधक बनाए को थोड़ा है। APSC AINS मीन्स आ गया कहीं? हाँ ये तो आ गया। कहाँ डाउनलोड किया जाए? नहीं डाउनलोड कर लिया, हाँ फ्री डाउनलोड है, फ्री वाला देखो तुरंत कर दिया वो। देखो खुले कि खुलबे ना करे। किस कोचिंग का है? दृष्टि का है। हो गया डाउनलोड? अपने आप खुल जाएगा ना? ऑफिस सूट में खुल रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, बस अब ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, तो आपका जो पेपर फर्स्ट है, जो पहला पेपर होता है वो आपने उसमें कौन कौन से विषय होते हैं? आर्ट एंड कल्चर होता है, ज्योग्राफी होती है, और क्या होता है? हिस्ट्री होती है, विश्व इतिहास होता है। हिस्ट्री तो भारत का इतिहास नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका एक वैदिक उत्तर वैदिक आर्ट एंड कल्चर का है, ये भी आर्ट एंड कल्चर का है, ये भी इतिहास का है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका लिखा है समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, जो आज आप लोग पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन है ये। अब ये देखिए, एक तो ये हो गया समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि, अकेले नहीं दिया है, फिर दिया है यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। यानी उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में, यानी जो विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे अगर चक्रवात आते हैं तो महासागरीय जल का तापमान का उसमें क्या योगदान होता है जो। ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ दिए हैं जो है, और दोनों चीज़ों को इस प्रकार से जोड़ा गया कि अगर दोनों नहीं आ रहा है तो आप कर नहीं पाएंगे। बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है जो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों टॉपिक में आप बढ़िया से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप कर नहीं पाएंगे जो। इसमें आपको बताना है कि समुद्री सतह का तापमान थोड़ा सा ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण को आपको शॉर्ट में बता देना है आधे पेज में जो। अब उसके बाद में ये दिखा देना है कि समुद्री जल के तापमान बढ़ने से और घटने से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्योंकि इसमें एक घटना का जिक्र दे दिया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो उसके संबंध में चीज़ों को बता देना। चक्रवात क्या है? चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ लो प्रेशर होता है, और उसके चारों तरफ जो क्षेत्र होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है। और लो प्रेशर कब बनता है? जब तापमान ज़्यादा होता है। तापमान का और वायु दाब का बिल्कुल विलोम संबंध होता है, समझिए। जहाँ ताप ज़्यादा वहाँ वायु दाब कम, और जहाँ पे तापमान कम वहाँ पे वायु दाब ज़्यादा, बिल्कुल ये हमेशा याद रखिए जो। ठीक है, तो अब जो चक्रवात बनता है उसके केंद्र में तापमान ज़्यादा होता है। अब महासागरीय क्षेत्र में चक्रवात बनता है, तो महासागरीय क्षेत्र में जिस क्षेत्र में चक्रवात बनेगा, ठीक है, अब इसमें तो लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब जो होगा वो कम होगा, और उसके ऊपरी भागों में वायुदाब ज़्यादा होगा। तो ऊपरी भागों से या उसके परिधि से हवाएं चक्रवात के केंद्र की तरफ चलेंगी। चलो अभी हम नाम बोल देंगे, रख दो उसको भी, अभी इसको जो बता रहे हैं उसको समझो। उसके परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं तेजी से चलती हैं। तो अब ये सब किससे हो रहा है? महासागरीय जल के तापमान से ये सारी घटनाएं हो रही है जो। ठीक है, तो दोनों लगभग कनेक्टेड चीज़ें हैं, एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, प्रभावित करती हैं जो, इसलिए दोनों को दे दिया जो। और भूगोल का क्या प्रश्न है, देखो लिखा है छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो अभी आर्थिक भूगोल का प्रश्न है जो है, या इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी कह सकते हैं जो है। तो अभी भी व्यवहारिक प्रश्न है, आप देख ही सकते हैं कि जो छोटे शहर हैं, आप देखिए बिहार उत्तर प्रदेश के तमाम छोटे शहर, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, ठीक है, इन सारे शहरों से कितने हज़ारों की संख्या में लोग मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बड़ौदा, लुधियाना, दिल्ली, दक्षिण के राज्यों में बेंगलोर, यानी इन राज्यों में कितने प्रवासी जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, वही बता देना है आपको तर्क से, तर्क संगत तरीके से वही बात बता देना है कि भारत में जो एक मैप, अब इसमें देखिए जहाँ पे क्वेश्चन में मैप का स्कोप बन जाए, कई बार आप ज़बरदस्ती भी बना दीजिए। ठीक है, अगर आपने मैप बना दिया, मैप में तीर बना बना दिखाई दिया कि इन इन क्षेत्रों से या इन शहरों से प्रवासन का जो मार्ग है वो इस प्रकार का है। आपने दिखा दिया उत्तर प्रदेश के 4 शहरों का नाम लिख के, उसमें दिखा दिया मुंबई, उसको जोड़ दिया
सूरत से, लुधियाना से, बेंगलोर से, कोलकाता से, चेन्नई से, तमाम शहरों से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, उसमें दिखा दिया। तो एग्जामिनर होता है वो इतनी बात समझ जाता है कि बच्चे को जो पूछा गया है उसके बारे में अच्छे से पता है जो है, और वही बताने का प्रयास किया है। अगर तथ्य आपको नहीं भी पता है तब भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा जो है, ठीक है। और आप इसमें पता लगे कुछ दूसरे बताने लगे, तो अब इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। वहाँ रोजगार के अवसर अधिक हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण वहाँ पे ज़्यादा है, 12 मासी रोजगार आपको मिल सकते हैं, आपकी वेतन जो है या आपको जो मजदूरी दर है वो ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब 200 रुपये में आदमी 300 रुपये में नहीं जो है देने तैयार है जो है, वहाँ 700-800-1000 रुपये भी एक दिन में कमा लेगा जो है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप सोचिए तो एक बार, ये सब सोचने का प्रश्न है। ठीक है, ये सब 4-5 कारण आप सोच के लिख दीजिए, एक मैप बना दीजिए, फट से आपको नंबर मिल जाएगा। कई नंबर का है, 150 शब्द में लिखना है, तो 4 पॉइंट अगर आप लिख दिए तो ये बढ़िया हो जाएगा। अगर 10 नंबर का होगा, 10 में आपको 6-7 तक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कहाँ से बहुत बड़ी किताबों की बात पूछी है, सामान्य ज्ञान तो है। आगे चलिए, लिखा जनसंख्यिकी शीत 6 वाला, हाँ, बादल फटने की परिघटना क्या है। अब देखो, जब हाल फिलहाल में तमाम जगहों पे बादल फट रहे हैं, उससे तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, तो अब वो तो आना ही आना है जो, चलने तो कोई दिक्कत